डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम टीनिया सोलियम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पहले है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जनन तंत्र। टीनिया सोलियम हर्मेफ्रोडाइट एनिमल है, यानी कि एक उभयलिंगी जंतु है। इसमें प्रोटोएंड्रस कंडीशन पाई जाती है, यानी कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो पहले मैच्योर होते हैं। इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट मीजेनकाइम के द्वारा होता है, यानी कि जनन अंगों का विकास जो है वो मीजेनकाइम के द्वारा होता है। पहले हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में नर जनन तंत्र में टेस्टिस या वर्षण, वासा डिफरेंसिया या शुक्रवाहिकाएँ, वाश डिफरेंस या शुक्रवाहिनी और पेनिस पाए जाते हैं। सबसे पहले है इसका टेस्टिस। तो प्रत्येक मैच्योर प्रोग्लोटिड में, प्रत्येक परिपक्व प्रोग्लोटिड में कई सारे टेस्टिस या वर्षण पाए जाते हैं। यह मीजेनकाइम में डोर्सल सरफेस में या पृष्ठीय सतह में एम्बेडेड रहते हैं या धसे हुए रहते हैं। इनकी संख्या प्रोग्लोटिड के पार्श्व में अधिक होती है, यानी कि प्रोग्लोटिड के लेटरल पार्ट में इनकी संख्या अधिक होती है। टेस्टिस के इन पिंडों में जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा स्पर्मेटोजुआ या स्पर्म का निर्माण करती है। तो टेस्टिस के इन जो पिंड है उनमें जनन उपकला पाई जाती हैं, जो शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। यहाँ पर डायग्राम में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम दिखाया गया है। इसमें आप देखो छोटे छोटे यूनिसेलुलर और ये भी पार्श्व में, एकल कोशिकीय पार्श्व में बहुत सारे टेस्टिस उपस्थित हैं और इन टेस्टिस से पतली नलिकाएं निकलती हैं। इन नलिकाओं को वासा इफ्रेंसिया या शुक्रवाहिकाएँ कहते हैं। ये शुक्रवाहिकाएँ मिलकर के यहाँ पर एक मोटी नली बनाती है, जिसको वाश डिफरेंस या शुक्रवाहिनी कहते हैं। यह जेनाइटल पेपिला पर आकर के खुलती है और यहाँ पर इसमें पेनिस उपस्थित होता है। इसी प्रकार से इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी डायग्राम दिया गया है, जो कि नीचे की तरफ स्थित है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो ओवेरीज दिखाई गई हैं, जो मल्टीलोब्यूलेट है, यानी बहुपिंडीय है, और ये दोनों एक पट्टी के द्वारा आपस में जुड़ी हुई हैं, जिसको इस्थमस कहते हैं। नीचे की तरफ जहाँ पर ये जुड़ती हैं वहाँ पर एक डक्ट पाई जाती हैं, जिसको विटेलाइन डक्ट कहते हैं, और यह आकर के एक थैलेनुमा संरचना में खुलती हैं, जिसको ऊ टाइप कहते हैं। ऊ टाइप नीचे की तरफ जाकर के वापस एक अनुप्रस्थ नलिका बनाता है, जिसको विटेलाइन ग्लैंड कहते हैं। ऊपर की तरफ इसमें ऊ टाइप से ऊपर की तरफ एक बैग लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, जिसको यूटेरस कहते हैं, और इसमें कई सारे एग कैप्सूल्स भरे हुए होते हैं। इसमें विटेलाइन डक्ट से एक थैलेनुमा संरचना जो है वो जुड़ी हुई है, जिसको सेमिनल रिसेप्टिकल कहते हैं, और यह वेजाइना के द्वारा जुड़ी हुई होती है दूसरी तरफ, और वेजाइना जो है वो जेनाइटल एपर्चर के द्वारा जेनाइटल पेपिला में आकर के खुलती है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पहला ऑर्गन था टेस्टिस। सेकंड इसमें ऑर्गन है वासा इफ्रेंसिया या शुक्रवाहिकाएँ। तो टेस्टिस की संख्या तो 15 से लेकर के 200 तक होती है प्रत्येक प्रोग्लोटिड में। वासा इफ्रेंसिया यह बारीक केस नलिकाओं के समान होती हैं, यानी कैपिलरीज के समान होती है। प्रत्येक टेस्टिस पिंड से या टेस्टिक लोब से इस प्रकार एक कैपिलरी ओरिजिनेट होती है, एक केशिका नली निकलती है, जो परस्पर मिलकर के फ्यूज होकर के वाश डिफरेंस या शुक्रवाहिनी का निर्माण करती है। इन कैपिलरीज से स्पर्म को वाश डिफरेंस तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है वाश डिफरेंस या शुक्रवाहिनी। यह प्रोग्लोटिड के
लगभग मध्य भाग में पाई जाती है और ट्रांसफर फॉर्म के रूप में उपस्थित होती हैं, अनुप्रस्थ रूप में उपस्थित होती हैं, यह थिक होती है, कॉइल्ड होती है और यह जर्मिनल कोस्ट में जाकर के, जर्मिनल चैम्बर में जाकर के वहाँ पर जेनाइटल एपर्चर के द्वारा खुलती है। नेक्स्ट है इसमें पेनिस या सीरस। जेनाइटल डक्ट का जो डिस्टल पार्ट है वो एक्सट्रूड सेल होता है और यह मस्कुलर होता है, इसे पेनिस कहते हैं। यह टीनिया का कपलेटरी ऑर्गन है और मेल जेनाइटल एपर्चर के द्वारा यह जर्मिनल चैम्बर में खुलता है या जेनाइटल चैम्बर में खुलता है। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ओवेरी, ओविडक्ट, ऊ टाइप, वेजाइना, यूटेरस, विटेलाइन ग्लैंड्स और मेहलीज ग्लैंड पाए जाते हैं। सबसे पहले हैं ओवेरी या अंडाशय। यह बाइलोब्ड यानी 2 अंडाशय पाए जाते हैं और मैच्योर प्रोग्लोटिड के ये पोस्टीरियर पार्ट में स्थित होते हैं और ये वेंट्रल सरफेस की तरफ स्थित होते हैं, अधर सतह पर स्थित होते हैं। ओवेरी डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं यानी कि पृष्ठ अधर से चपटे होते हैं। इसमें अरीय रूप में व्यवस्थित अनेक फॉलिकल्स पाए जाते हैं, तो रेडियली अरेंज्ड फॉलिकल्स पाए जाते हैं। ओवेरी के दोनों पिंड आपस में एक ट्रांसफर्स डक्ट के द्वारा जुड़े होते हैं जिसको ओवेरियन ब्रिज या इस्थमस कहते हैं। इसको अंडाशयी सेतु कहते हैं या इस्थमस कहते हैं। ओवेरी के फॉलिकल्स में जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है जो कि oogenesis के द्वारा ओवम का निर्माण करती है। नेक्स्ट है इसमें ओविडक्ट। ओविडक्ट का ओरिजिनेट इस्थमस से या ओवेरियन ब्रिज से होता है। दूसरी ओर यह ऊ टाइप में जाकर के खुलती है और इसमें वेजाइना आकर के खुलती है। ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, इसलिए इसको फर्टिलाइजेशन ट्यूबूल भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऊ टाइप। यह एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैले के समान संरचना होती है। इसमें एक और ओविडक्ट और दूसरी ओर विटेलाइन डक्ट आकर के खुलती है, पीतक वाहिनी आकर के खुलती है और ऊ टाइप से ही यूटेरस ओरिजिनेट होता है या गर्भाशय उद्गमित होता है और ऊ टाइप को घेरे हुए मेहलीज ग्लैंड पाई जाती है। जब फर्टिलाइज्ड एग यानी निषेचित अंडा ओविडक्ट से ऊ टाइप में आता है तो एग कैप्सूल का निर्माण ऊ टाइप में होता है। नेक्स्ट है वेजाइना। वेजाइना एक नलिकाकार रचना है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और यह जेनाइटल चैम्बर में फीमेल जेनाइटल पोर के द्वारा खुलती है और दूसरी तरफ यह ओविडक्ट में आकर के खुलती है। इसका मध्य भाग जो है एक स्थान पर कुछ स्वलन होता है, फूला हुआ होता है और इसको सेमिनल रिसेप्टेकल कहते हैं या शुक्रग्राही कहते हैं। कपलेशन के दौरान यहाँ पे स्पर्म का त्याग किया जाता है और स्पर्म जो है सेमिनल रिसेप्टेकल में आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। नेक्स्ट है यूटेरस। ऊ टाइप में एक और से यूटेरस ओरिजिनेट होता है। यह लंबे थैले के समान एक पेशीय संरचना है और यूटेरस में एग कैप्सूल्स एकत्रित किए जाते हैं। जैसे जैसे इसमें एग कैप्सूल्स की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इसमें लेटरल ब्रांचेज का निर्माण होता है यानी पार्श्व शाखाओं का निर्माण होता है और टीनिया सोलियम के यूटेरस में 7 to 13 लेटरल ब्रांचेज पाई जाती हैं। तो टीनिया सोलियम के गर्भाशय में 7 से लेकर के 13 पार्श्व शाखाएं पाई जाती हैं जिसके बारे में हमने पीछे टाइप्स ऑफ प्रोग्लोटिड्स में पढ़ा था। नेक्स्ट है मेहलीज ग्लैंड। ऊ टाइप के चारों ओर अनेक यूनिसेलुलर मेहलीज ग्लैंड्स पाई जाती है और इनके द्वारा एक स्लाइम या लिक्विड
का सिक्रीशन किया जाता है, जो कि अंड कवच को या एग कैप्सूल्स को यूटेरस की ओर धकेलने का कार्य करता है। अब है इसका लाइफ साइकिल। पीछे हमने पढ़ा था कि यह जो है डाइजेनेटिक होता है, यानी द्विपर्पोषीय होता है। 2 होस्ट पाए जाते हैं, प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है और सेकेंडरी होस्ट इसका पिग है। तो कप्लेशन एंड फर्टिलाइजेशन, टीनिया सोलियम में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि यह एक होस्ट में केवल एक ही पाया जाता है, तो इस कारण से टीनिया में सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही पाया जाता है, क्योंकि एक होस्ट के शरीर में एक ही टीनिया सोलियम होता है। लेकिन इस दौरान इसका शरीर जो है वो फोल्ड हो जाता है, तो इस कारण से इसके 2 प्रोग्लोटिड्स जो है उनके बीच में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, और इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर एक ही प्रोग्लोटिड के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो इसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है, 2 प्रोग्लोटिड्स के जेनाइटल पेपिला पास में आ जाते हैं। जेनाइटल पेपिला पर मेल जेनाइटल एपर्चर और फीमेल जेनाइटल एपर्चर दोनों खुलते हैं। कप्लेशन के दौरान त्यागे गए जो स्पर्म हैं वो सेमिनल रिसेप्टेकल में एकत्रित कर लिए जाते हैं, स्टोर कर लिए जाते हैं, और यहाँ से स्पर्म ओविडक्ट में आकर के फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, इसलिए ओविडक्ट को फर्टिलाइजेशन डक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एग कैप्सूल या अंड संपुट का निर्माण। एग कैप्सूल्स का निर्माण ऊ टाइप में पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोट फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट जो है वो ओविडक्ट से होकर के ऊ टाइप में आ जाता है, और इसके बाद में विटेलाइन ग्लैंड के द्वारा स्रावित जो यॉक है, यॉक सेल्स है, वो इसके साथ में आकर के जुड़ जाती है, और इसकी यॉक सेल्स में यॉक पाया जाता है, जो डेवलपमेंट के समय इसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है, यानी परिवर्धन के समय इसको पोषण प्रदान करता है। इसके बाद में सेल के द्वारा इसके चारों ओर एक सेल या कवच का स्रावण किया जाता है। अब इस रचना को एग कैप्सूल कहते हैं। नेक्स्ट है विदलन या क्लीवेज। तो एग कैप्सूल का निर्माण होने के बाद में इसमें महलीज ग्लैंड के एक चिकने स्रावण द्वारा इसको यूटेरस में धकेल दिया जाता है। जैसे जैसे यूटेरस की ओर अंड कवचों या एग कैप्सूल्स की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे यूटेरस शाखान्वित होता जाता है, और एक यूटेरस में 7 से 13 लेटरल ब्रांचेज पाई जाती है, और अब इसको ग्रेविड प्रोग्लोटिड कहते हैं। जब एग कैप्सूल्स यूटेरस में पहुंचते हैं तो इसमें क्लीवेज शुरू हो चुका होता है, यानी विदलन प्रारंभ हो चुका होता है। फर्स्ट क्लीवेज जो है वो अनइक्वल होती है या असमान होती है, और 2 असमान आकार के 2 अनइक्वल साइज के ब्लास्टोमियर्स बनते हैं या कोशिकाएं बनती हैं। इसमें से बड़ी जो सेल है, लार्ज सेल है, उसको मेगामियर कहते हैं, और जो स्मॉल सेल है उसको एम्ब्रियोनिक सेल कहते हैं। अब इसमें मेगामियर वापस विभाजित होकर के कई सारे मेगामियर्स का निर्माण करती हैं, और एम्ब्रियोनिक सेल के विभाजन के द्वारा 2 प्रकार की सेल्स बनती हैं। छोटे आकार की जिसको माइक्रोमियर्स कहते हैं, और मध्यम आकार की जिनको मीजोमियर्स कहते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार की कोशिकाएं बन गई। मेगामियर्स, तो पहले मेगामियर्स बनती हैं और एम्ब्रियोनिक सेल्स बनती हैं। मेगामियर्स वापस डिवाइड होकर के मेगामियर्स बनाती हैं, एम्ब्रियोनिक सेल डिवाइड होकर के 2 प्रकार की कोशिकाएं बनाती हैं, माइक्रोमियर्स एंड मीजोमियर्स। माइक्रोमियर्स के द्वारा मोरुला का निर्माण किया जाता है, और मोरुला को घेरे हुए मीजोमियर्स का एक आवरण पाया जाता है, और इसके बाहर की तरफ
मेगामियर्स का एक आवरण पाया जाता है। धीरे धीरे पित्तक कोशिका से पित्तक का स्थानांतरण मेगामियर्स को हो जाता है। इसके नीचे एम्ब्रियोफोर स्रावी मीजोमियर सेल्स की एक परत का निर्माण हो जाता है। इसके पश्चात धीरे धीरे मेगामियर्स का विलोपन हो जाता है और एम्ब्रियोफोर का निर्माण के साथ साथ माइक्रोमियर्स का भी विलोपन हो जाता है। यहाँ पर जैसे कि इसमें दिखाया गया है ब्रांच्ड यूटेरस, इसमें 7 to 13 लेटरल ब्रांचेज पाई जाती हैं और इसमें एग कैप्सूल्स भरे हुए हैं और इस प्रकार के प्रोग्लोटिड को ग्रेविड प्रोग्लोटिड कहते हैं। नीचे दिखाया गया है इसके डेवलपमेंट का, क्लीवेज के बाद में बनने वाले ब्लास्टोमियर्स का। तो जाइगोट डिवाइड होता है, दो प्रकार की सेल्स बनती है, मेगामियर्स एंड एम्ब्रियोनिक सेल्स। मेगामियर्स वापस डिवाइड होकर के मेगामियर्स बनाता है और एम्ब्रियोनिक सेल्स जो हैं वो डिवाइड होकर के मीजोमियर्स एंड माइक्रोमियर्स बनाती है। मीजोमियर्स के द्वारा एम्ब्रियोफोर सिक्रीटरी मीजोमियर सेल्स की परत का निर्माण किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, ये एक कैप्सूल है जिसमें योग सेल्स और योग उपस्थित है और यहाँ पर फर्स्ट क्लीवेज हुआ है जिसके फलस्वरूप दो प्रकार की कोशिकाएं बनी हैं, एम्ब्रियोनिक सेल्स और मेगामियर। अब मेगामियर डिवाइड होकर के वापस मेगामियर बनाता है, एम्ब्रियोनिक सेल डिवाइड होकर के मीजोमियर और माइक्रोमियर बनाती हैं। इसके साथ साथ योग सेल्स में जो पित्तक भरा हुआ है वो पित्तक भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। अब थर्ड डायग्राम में इसमें अंदर की तरफ मोरुला फॉर्मेशन होता है जो कि माइक्रोमियर्स के द्वारा होता है। इसके बाहर की तरफ मीजोमियर्स उपस्थित है और इसके बाहर की तरफ जो मीजोमियर है उसके द्वारा एम्ब्रियोफोर सिक्रीटिंग मीजोमियर्स पाई जाती है। इसमें अब मेगामियर्स जो हैं वो एब्सेंट हो गई है या विलुप्त हो गई है और इसकी जगह योकी मेगामियर का निर्माण होता है, क्योंकि योग जो है इस मेगामियर में आकर के इकट्ठा हो जाता है। लास्ट डायग्राम में देखिए, इसमें मोरुला स्टेज है और बाहर की तरफ एम्ब्रियोफोर स्थित है जिसमें अंदर की तरफ मीजोमियर सेल्स लगी हुई है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ऑन्कोफोर। मेगामियर के विलुप्त होने के बाद में मीजोमियर सेल्स जो है के द्वारा एक रेडियली अरेखित आवरण का निर्माण किया जाता है जिसे एम्ब्रियोफोर कहते हैं। एम्ब्रियोफोर के ठीक नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन का निर्माण हो जाता है। इसके पश्चात मोरुला के पश्च भाग की ओर 6 काइटिनस हुक्स का निर्माण हो जाता है और हुक्स का निर्माण कुछ विशेष प्रकार की सेल्स के द्वारा किया जाता है जिनको ऑन्कोब्लास्ट कहते हैं। तो जब मेगामियर डिसएपियर हो जाती है उसके बाद में मीजोमियर्स के द्वारा ऑन्कोफोर का निर्माण, एम्ब्रियोफोर का निर्माण किया जाता है। एम्ब्रियोफोर के ठीक नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और मोरुला स्टेज के बाद की अवस्था में, मोरुला अवस्था के इसके पोस्टीरियर पार्ट पर 6 काइटिनस हुक्स का निर्माण ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार इस भ्रूणीय अवस्था को अब एक्जाकेंथ कहते हैं। एक्जा का मतलब 6 होता है क्योंकि इसमें 6 काइटिनस हुक्स पाए जाते हैं, इसलिए इस स्टेज को एक्जाकेंथ कहते हैं। इस एम्ब्रियो के चारों ओर 2 झिल्लियों का निर्माण हो जाता है, 2 मेम्ब्रेन्स बन जाती हैं जिनको ऑन्कोस्पिरल मेम्ब्रेन्स या एक्जाकेंथ मेम्ब्रेन कहते हैं। इस कलाओं युक्त संपूर्ण अवस्था को ऑन्कोस्फीयर कहते हैं। ग्रेविड प्रोग्लोटिड में इनकी संख्या 30,000 से लेकर के 40,000 तक होती है, यानी 30,000 to 40,000 ऑन्कोस्फीयर्स पाए जाते हैं एक ग्रेविड प्रोग्लोटिड में। एपोलाइसिस के द्वारा ग्रेविड प्रोग्लोटिड में ऑन्कोस्फीयर भरे हुए होते हैं और यह सेकेंडरी ऑस्ट के लिए इन्फेक्शियस स्टेज है या संक्रामक अवस्था है।
नेक्स्ट है इन्फेक्शन इन सेकेंडरी होस्ट। तो इससे पहले आप डायग्राम में देखो ऑन्कोस्फीयर का निर्माण। इसमें अंदर की तरफ जो है मोरुला स्टेज है, मोरुला स्टेज के पोस्टीरियर पार्ट की तरफ जो है बाहर की तरफ इसमें ऑन्कोस्फीरल मेम्ब्रेन्स है और सबसे बाहर की तरफ एम्ब्रियोफोर है। तो यहाँ पर बी डायग्राम में इसके पोस्टीरियर सरफेस पर पोस्टीरियर पार्ट पर 6 हुक्स का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इन्फेक्शन इन सेकेंडरी होस्ट, टीनिया सोलियम का सेकेंडरी होस्ट पिग है। ऑन्कोस्फीयर का अगला डेवलपमेंट जो है वो मनुष्य में संभव नहीं है। एपोलाइसिस के द्वारा ग्रेविड प्रोग्लोटिड 4-5 के ग्रुप में फीकल मैटर के साथ में बाहर निकाल दिए जाते हैं। प्रोग्लोटिड्स के सड़ने पर ऑन्कोस्फीयर मुक्त हो जाते हैं। पिग जब इस प्रकार के फीकल मैटर का उपयोग करते हैं तो ऑन्कोस्फीयर अवस्था पिग में चली जाती है। कभी कभी फीकल मैटर के माध्यम से ऑन्कोस्फीयर पेड़, बंदर, कुत्तों आदि में भी चला जाता है। ऑन्कोस्फीयर कभी कभी मनुष्य में भी प्रवेश कर जाता है, जबकि वह हाथ को साफ नहीं धोता है और उसमें पहले से ही टीनिया सोलियम उपस्थित है। नेक्स्ट है सिस्टी सर्कस या ब्लेडर वर्म का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ सिस्टी सर्कस और ब्लेडर वर्म। सिस्टी सर्कस जब पिग के स्टमक में पहुंचता है, पिग के आमाशय में पहुंचता है, तो अम्लीय जठर रस जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है के द्वारा एम्ब्रियोफोर और बेसमेंट मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद में एक्जाकेंथ फ्री हो जाता है और यह स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्जाकेंथ के चारों ओर पाई जाने वाली ऑन्कोस्फीरल मेम्ब्रेन्स का भी डाइजेशन हो जाता है। एक्जाकेंथ के हुक्स इसे इंटेस्टाइनल एपिथेलियम को भेदने में सहायता करते हैं, पेनिट्रेशन में सहायता करते हैं, जहाँ से यह हिपेटिक पोर्टल सिस्टम से होकर लीवर में पहुँच जाता है और लीवर से यह पोस्टीरियर वीना केवा के द्वारा पश्च महाशिरा के द्वारा यह हार्ट में पहुंच जाता है और हार्ट से होकर के यह ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा होते हुए पिग की मसल्स तक पहुंच जाता है, जहां पर सिस्टी सर्कस या ब्लेडर वर्म अवस्था में बदल जाता है। जैसा कि यहाँ पे फ्लो डायग्राम में दिखाया गया है, यह है ऑन्कोस्फीयर इन फीसेस, यानी कि फीकल मैटर में अपशिष्ट पदार्थ में ऑन्कोस्फीयर, स्टमक में एम्ब्रियोफोर एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन डाइजेस्टेड बाई गैस्ट्रिक जूस। तो यहाँ पर एम्ब्रियोफोर और आधारी कला जो है उसको सुअर के स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस के द्वारा, जठर रस के द्वारा पाचित कर लिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑन्कोस्फीरल मेम्ब्रेन्स जो हैं आल्सो डाइजेस्टेड। छोटी आंत में जाने पर यहाँ पर ऑन्कोस्फीरल झिल्लियों को भी पाचित कर लिया जाता है। एक्जाकेंथ एंटर्स इनटू द हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। अब एक्जाकेंथ जो है वो यकृत निवायिका शिरा में प्रवेश करता है, वहाँ से वह लीवर में जाता है, लीवर से हार्ट में जाता है और आर्ट्रियल ब्लड सर्कुलेशन में जाता है, वहाँ से यह स्ट्रेटेड मसल्स में या रेखित पेशियों में जाता है। एक्जाकेंथ जब एक बार ब्लड में प्रवेश कर जाता है तो उसके हुक्स डिसएपियर हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। इसके पश्चात यह पेशियों से पोषण और जल का अवशोषण करके आकार में बड़ा हो जाता है और इसके बाद में इसके मध्य में एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है जिसमें लिक्विड भरा हुआ होता है। अब इसको ब्लेडर वर्म कहते हैं क्योंकि इसका जो पीछे वाला भाग है वो ब्लेडर के समान दिखाई देता है। ब्लेडर में 2 मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। ब्लेडर के एंटीरियर पार्ट पर यह इन्वेजिनेशन इसमें पाया जाता है। इस कारण एक इन्वर्टेड स्कोलेक्स का निर्माण होता है। इस अवस्था को सिस्टी सर्कस या ब्लेडर वर्म स्टेज कहते हैं और इस प्रकार के स्कोलेक्स को प्रोस्कोलेक्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है,
जो ए डायग्राम है इसमें एक्जाकेंथ यानी 6 ओक्स उपस्थित है, तो इनकी लोकेशन दिखाई गई है। सेकंड में सिस्टी सर्कस का निर्माण होने के लिए इसमें इन्वेजिनेशन की क्रिया होती है, अंतर्वलन की क्रिया होती है, और अंतर्वलन की क्रिया होने के बाद में इसमें स्कोलेक्स का निर्माण होता है। लेकिन अब स्कोलेक्स जो है वो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है, इसलिए इसको प्रोस्कोलेक्स कहते हैं, और नीचे की तरफ ब्लेडर है, इसलिए इस प्रकार के लार्वल स्टेज को सिस्टी सर्कस लार्वा कहते हैं। पिग में सिस्टी सर्कस का निर्माण लगभग 10 वीक्स में कंप्लीट हो जाता है, 10 सप्ताह में पूर्ण हो जाता है। सिस्टी सर्कस अवस्था सुअर में निष्क्रिय रूप से लंबे समय तक पड़ी रहती है, और लंबे समय बाद भी यदि इसका प्राथमिक यानी प्राइमरी होस्ट में ट्रांसफ़र नहीं होता है तो यह मृत हो जाते हैं और कैल्सीफाइड हो जाते हैं, कैल्सीभूत हो जाते हैं। इस प्रकार के सुअर के मांस को मीजली पोर्क कहा जाता है। जब पूरी तरह से मांस को नहीं पका करके इसका सेवन किया जाता है तो यह वहाँ से मनुष्य में वापस प्रवेश कर जाती है। यहाँ पे डायग्राम में सुअर की रेखित पेशियाँ दिखाई गई हैं, जिसमें कि सिस्टी सर्कस लार्वा की लोकेशन दिखाई गई है। नेक्स्ट है प्राइमरी इन्फेक्शन इन प्राइमरी होस्ट। जब मनुष्य अधपके मीजली पोर्क का उपयोग कर लेता है तो उसकी आहार नाल में सिस्टी सर्कस स्टेज पहुंच जाती है, और मनुष्य की छोटी आंत में पहुंचने पर सिस्टी सर्कस एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। स्कोलेक्स सीधा होकर के बाहर निकल जाता है। स्कोलेक्स इंटेस्टाइन की दीवार से आसंजित हो जाता है या एडेशन हो जाता है। इसकी नेक में प्रोलिफरेशन प्रारंभ हो जाता है, प्रचुरोद भवन प्रारंभ हो जाता है, जिससे प्रोग्लोटिड्स की संख्या बढ़ने लगती है। इसके पश्चात ब्लेडर जो है वो सेपरेट होकर के इसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है। 10 से 12 सप्ताह में यह वयस्क हो जाता है, और इसका लाइफ स्पॉन जो है वो 25 ईयर्स होता है। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। तो प्रोस्कोलेक्स था, अब उसमें इवेजिनेशन होता है, स्कोलेक्स वापस सीधा हो जाता है। नीचे की तरफ ब्लेडर है। अब स्कोलेक्स जो है वो वृद्धि करता है, इस पे ओक्सन सकर्स पाए जाते हैं, और पीछे की तरफ नेक बनना शुरू होती है। नेक में प्रोलिफरेशन की क्रिया शुरू होती है। उसके बाद में इसके ब्लेडर को यहाँ से हटा दिया जाता है और उसको पाचन कर लिया जाता है। नेक्स्ट है पैथोजेनिसिटी यानी रोग जनकता। इसके द्वारा जो रोग फैलता है यानी पोषण की कमी हो जाती है, क्योंकि यह छोटी आंत से पचे हुए पोषण को अपने पूरी बॉडी सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब करता है या अवशोषित करता है। तो इसके द्वारा होने वाले रोग को टीनियासिस कहते हैं, और वयस्क टीनिया सोलियम के द्वारा उत्पन्न रोग को टीनियासिस कहते हैं। और इस रोग के जो सिम्टम्स हैं वो है उदर में दर्द, इंडाइजेशन, आंत्रीय अपसमानताएं, और रक्त में इयोसिनोफिल कोशिकाओं में वृद्धि, और कभी कभी दस्त या कब्ज होना। और सिस्टी सर्कोसिस कभी कभी ग्रेविड प्रोग्लोटिड मनुष्य या प्राइमरी होस्ट को भी संक्रमित कर देता है। इसके कारण लार्वल स्टेजेज का निर्माण मनुष्य में भी हो सकता है, और मनुष्य में सिस्टी सर्कस के कारण उत्पन्न रोग को सिस्टी सर्कोसिस कहते हैं। मनुष्य में इस प्रकार से संक्रमण निम्न विधियों के द्वारा होता है। ये है कॉन्टामिनेटेड वाटर के द्वारा होता है, या वेजिटेबल्स के द्वारा होता है, या रिवर्स पेरिस्टेल्सिस के कारण होता है, या स्व संक्रमण होता है जो कि आंत की सफाई नहीं रखने से होता है। सिस्टी सर्कस बॉडी के किसी भी भाग में पहुंच जाता है, और इसका प्रभाव उस अंग पर निर्भर करता है। कभी कभी यह ब्रेन में पहुंच जाता है, मस्तिष्क में पहुंच जाता है, जिसके कारण एपिलेप्सी या मिर्गी जैसे लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है लाइफ साइकिल का। इसमें है मनुष्य की आंत में एडल्ट टीनिया सोलियम ह्यूमन इंटेस्टाइन में एपोलाइसिस हुआ। एपोलाइसिस के द्वारा इसके ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स जो हैं वो फीकल मैटर के साथ बाहर निकले। इसको पिग ने इंजेस्ट किया, ये पिग के आमाशय में पहुंचा। आमाशय में इसका एम्ब्रियोफोर और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो डाइजेस्टेड हो गई।
यह इसकी आंत्र में पहुंचा, वहाँ पे एक्जाकेंथ मेम्ब्रेन्स भी डाइजेस्ट हो गई। यह आंत्र में एक्जाकेंथ फ्री हो गया। यह एक्जाकेंथ इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के द्वारा लीवर में पहुंचा, वहाँ से यह हार्ट में पहुंचा, वहाँ से यह आर्ट्रियल ब्लड सर्कुलेशन के साथ में मसल्स में पहुंचा और मसल्स में यह सिस्टी सर्कस के रूप में रूपांतरित हो गया और इसके इन्फेक्टेड जो मसल फाइबर्स है उसको अर्ध कच्चे खाने पर यह वापस मनुष्य की आंत्र में पहुंच गया। थैंक यू।